हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देखिए बच्चों, से प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 11th केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए और क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने बात की थी कि जब रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट किसी मेटल की सरफेस पे टकराती है, वो मेटल पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की हो सकती है। तो इस पर जैसे ही रे ऑफ लाइट गिरती है, तो रे ऑफ लाइट के गिरते ही इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इमिटेशन होने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और ये पूरा फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। दूसरी बात हमने की थी कि जिस प्रकार से रेडिएशन का ड्यूल नेचर होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का भी ड्यूल नेचर होता है। वो भी वेव के साथ साथ पार्टिकल के गुण दिखाता है, और इसके बारे में दे ब्रॉगली साहब ने एक इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल इंटरप्रेशन दिया था। उन्होंने बोला था कि जो वेव लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लीनियर मोमेंटम के। और मैंने बोला था कि इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, जहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट होता है और पी लीनियर मोमेंटम होता है। साथ ही साथ हमने बात की थी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में। हाइजेनबर्ग ने बोला था कि एक ही समय किसी कण की स्थिति और उसके संवेग का निर्धारण करना संभव नहीं है। एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई या 2 पाई, जहाँ पे एच कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है। पी एक्स कण संवेग में अनिश्चितता को बता रहा है, और डेल्टा एक्स कण की स्थिति में अनिश्चितता को बता रहा है। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन के बोर मॉडल के बारे में, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए स्टूडेंट, बोर मॉडल को पढ़ने से पहले क्या क्या बोर ने अपने मॉडल को समझाने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उनके संबंध में बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जिस प्रकार से अभी तक हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम एटॉमिक मॉडल ही पढ़ रहे हैं, और सब जगह हमें यही देखने को मिल रहा है कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सॉरी, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकते हैं, और ये वृत्ताकार पथ ही ऑर्बिट कहलाते हैं, या इन्हीं को एनर्जी लेवल बोला जाता है, या इन्हीं को परमिटेड एनर्जी लेवल या अनुमत ऊर्जा स्तर बोला जाता है। तो ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूपों में व्यवस्थित रहती हैं। सकेंद्रीय का मतलब है कि सबका सेंटर एक ही होता है, यानी कि ओ सबका सेंटर एक ही है, बाकी इसी को सेंटर मान के सब इसके चारों ओर घूम रहे हैं। ऑर्बिट्स, इनको ऑर्बिट्स एनर्जी लेवल या परमिटेड एनर्जी लेवल कहते हैं। आगे बात करें तो दूसरा पोस्टुलेट्स है बोहर्स का। उन्होंने बोला कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है, एनर्जी एकदम चेंज नहीं होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की ओर आता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। आगे बात करते हैं। अब देखिए डेल्टा ई के अंतर वाली दो स्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण। देखिए स्टूडेंट, माना ये लो एनर्जी लेवल है और ये हाई एनर्जी लेवल है। यहाँ से जब पहली बार, यदि एक बार तो हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर गया, तो मतलब इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा का अवशोषण हुआ। और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आया
तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ। मतलब ऊपर जाते समय ऊर्जा E1 थी, नीचे जाते समय ऊर्जा E2 थी, तो इन दोनों का ही अंतर डेल्टा E होगा और यही ऊर्जा का विविक्त विकिरण बताएगा। तो इसको बताने के लिए V इक्वल टू डेल्टा E अपॉन H एक मैथमेटिकल इंटरप्रेशन है, जहाँ पे डेल्टा E डिफरेंस बताता है एनर्जी में और H बताता है प्लैंक कांस्टेंट को। यही है। इस प्रकार से इसे ही बोर का आवृत्ति नियम भी बोलते हैं। इसको हम न्यू से दिखा सकते हैं, जहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है दी हुई स्थायी अवस्था में। दी हुई स्थायी अवस्था में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एम ई वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई है, जहाँ पे एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और आर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे एन 1 2 3 एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आया था एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले हम लीनियर मोमेंटम को समझ लेते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में बताया है कि लीनियर मोमेंटम मास और लीनियर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। यदि हम इसकी यूनिट निकालें तो मास की यूनिट किलोग्राम हो जाएगी और वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम यानी कि मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए इसकी यूनिट होगी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट लिखी गई है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड लीनियर वेलोसिटी की। देखिए स्टूडेंट, दो प्रकार की मोशन होती है, एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन। एंगुलर मोशन को ही रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। तो रोटेशनल या एंगुलर मोमेंटम के बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से लीनियर वेलोसिटी में मास कार्य करता है, उसी प्रकार एंगुलर या रोटेशनल मोशन में मास की जगह इनर्शिया काम करता है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और लीनियर वेलोसिटी की जगह पे आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी। इस साइन को ओमेगा से पढ़ते हैं। और एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, वेयर आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा बता रहा है आपके एंगुलर वेलोसिटी को और एल बता रहा है एंगुलर मोमेंटम को। जिस प्रकार से लीनियर मोमेंटम मास और लीनियर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, उसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया एंगुलर मोमेंटम के बारे में, थोड़ा हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यानी कि मास और रेडियस का स्क्वायर का प्रोडक्ट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। यहाँ से आप यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ऐसा यूनिट निकालें तो एम यानी कि मास की यूनिट होती है किलोग्राम, रेडियस या डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे बात करते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। देखिए स्टूडेंट, एल एंगुलर मोमेंटम को बता रहा है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को। तो इनका ही प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। आई की जगह पे हम एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं।
और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डी या एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो थीटा अपॉन टी ही ओमेगा के बराबर होता है। या एक चीज़ और होती है जो ओमेगा होता है, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, वो होती है लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस के। यदि हम एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन निकालें तो ये रिलेशन आएगा ओमेगा इजकल टू वी इंटू आर। मीन्स कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो लीनियर वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीपल होता है या प्रोडक्ट होता है। उसी प्रकार इनके डिस्प्लेसमेंट में भी रिलेशन होता है, यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, वो एस इंटू टी के होता है, जहाँ पे एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है और टी टाइम को बता रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से हम यदि इसकी यूनिट निकालें तो ये यूनिट आएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि किलोग्राम मीटर स्क्वायर तो है ही, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी से सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी। आगे बात करते हैं। ये देखिए इस प्रकार मैंने यहाँ पे लिख भी दी है यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब देखिए, क्योंकि हम बोर का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सभी चीज़ें इसमें लागू हो रही हैं, तो इनको समझना ज़रूरी है। आपके फिजिक्स के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि 11th में आपके पास दोनों मोशन है, लीनियर मोशन और एंगुलर या रोटेशनल मोशन। तो इन दोनों को साथ साथ पढ़ना और कोरिलेट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। अब बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के लिए स्थायी अवस्थाओं यानी कि स्टेबल स्टेजेस मीन्स एन इक्वल टू 1 2 3, जहाँ पे एन इंटीजर को बताता है, लेकिन इस केस में एन बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, मुख्य क्वांटम संख्या को। इसी लेसन में हम क्वांटम नंबर के प्रकार पढ़ेंगे। जनरली 4 क्वांटम नंबर होती हैं जिनको हम NLMS कहते हैं, जहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल क्वांटम नंबर, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S स्पिन क्वांटम नंबर को बताता है। तो n जो होता है इसको हम यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, वो जनरली ऑर्बिट्स की नंबर को बताता है, n इक्वल टू 1 2 3 4। आगे स्थायी अवस्था की त्रिज्या यानी कि आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ए ज़ीरो के बराबर होती है। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे आगे, जहाँ जहाँ पर ए स्क्वायर 52.9 पिकोमीटर और 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। इस प्रकार पहली स्थायी अवस्था, इससे बोर कक्षा कहते हैं, क्योंकि हमने बोर का आवर्ती नियम पढ़ा था अभी, न्यू इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। तो इसे इस बोर कक्षा की जो रेडियस होती है वो 52.9 पिकोमीटर की होती है। अगला, इलेक्ट्रॉन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण गुण स्टेबल स्टेज का है, और इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया इसकी ऊर्जा का, ई एन इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1/n², जहाँ पे आर एच रीडबर्ग कांस्टेंट है और एन अभी पढ़ा हमने कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। इस रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, क्योंकि एनर्जी के टर्म में है तो इसका जूल होगा यूनिट। आगे, हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के समान उन सभी इलेक्ट्रॉन के उन आयनों जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है पर भी बोर सिद्धांत लागू किया जा सकता है। यानी कि क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मीन्स 1 तो जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि सेम स्पीसीज, उन पर भी बोर का नियम लागू किया जा सकता है। यानी कि हाइड्रोजन के अलावा ऐसी स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगी, उन पर भी बोर्स लॉ लागू होगा या बोर एटॉमिक थ्योरी लागू होगी। वो कैसे? जैसे हाइड्रोजन तो 1 होता ही, अब हीलियम प्लस, और प्लस का मतलब आप जानते हैं कि डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी। हीलियम का एटॉमिक नंबर होगा 2 और 1 है तो यहाँ पे +1 है, तो मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 माइनस 1 यानी कि 1। नेक्स्ट बात करते हैं लिथियम 2 पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3
और लिथियम 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो 3 माइनस 2 गया 1, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 आई। फिर है बेरिलियम 3 प्लस, बेरिलियम यानी कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम मीन्स कि 4 इसका एटॉमिक नंबर होगा और बेरिलियम पे 3 प्लस चार्ज है, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 आई, और ये सब किसके समान है, हाइड्रोजन के समान है, तो इसलिए इन पर भी बोर एटॉमिक मॉडल लागू होगा। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने बात की बोर्स एटॉमिक मॉडल जो हाइड्रोजन एटम के लिए उन्होंने दिया। फिर हमने लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती हैं, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। फिर हमने बात की कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। तो इससे आगे हम कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।